हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के 2024 के बोर्ड एग्जाम के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइंस के एमसीक्यूज के बारे में। यहाँ जैसे हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज की वीडियो कर रहे हैं, हर चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो आप देखोगे कि वो ही आपको जो इजी हम एमसीक्यू लगा रहे हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिले थे और आगे भी आपको देखने को डेफिनेटली वो मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं बोर्ड में कैसा एग्जाम आता होगा, हार्ड आता होगा। बिल्कुल इजी आपका एग्जाम आता है। ये आपके क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कैसे हमने जो एग्जाम जो मतलब वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करके आए हुए थे जो मेटल और नॉन मेटल की एमसीक्यू की वीडियो थी। उसमें हमने क्या देखा था, देखिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि वहां पे हमने क्या देखा था। देखिए, when 2 ml of sodium hydroxide क्या होता है, NaOH is added to few पीसीज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई गई है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उस टेस्ट ट्यूब को गर्म कर दिया गया है। द रिएक्शन दैट ओकर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उन्होंने ये बोला है कि इस रिएक्शन को हम कैसे इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कल कैसे करके आए हुए थे कि जैसे हमने किया था कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 और जो जिंक ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके होते हैं। और जो एल्यूमिनियम के साथ हम पीछे वाली वीडियो में रिएक्शन करवा के देखी थी हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH के साथ, उसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि जिंक ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे था जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जिंक की बात हो रही है। जिंक की बात हो रही है तो कौन सा आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम जिंकेट वहां पे निकल के आता है और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सोडियम जिंकेट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। और प्लस में आपका निकलता है हाइड्रोजन। यहाँ इस साइड तो आपके सेम ही होंगे, ये बैलेंस कर रखी हैं, बैलेंस करके आप यहाँ पे देख लोगे कि भी बैलेंस्ड भी हैं या नहीं है ये रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सोडियम जिंकेट बन रहा है एक, तो एक Na2ZnO2 प्लस में क्या बन रहा है H2। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा के क्या आ सकता है कि जिंक की जगह ये पूछ सकता है कि जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हो जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा ओ लगा हुआ है। एक्स्ट्रा ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर जिंक ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और जिंक में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जिंक होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा और जिंक ऑक्साइड होगा तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। जैसे आप लास्ट वाला यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना लास्ट वाले में और सेकंड ऑप्शन के साथ। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर जिंक ऑक्साइड होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं कि पहले चैप्टर में कि डिकम्पोजिशन के 3 टाइप होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब भी हम डिकम्पोज करवाते हैं किसी कंपाउंड को तो वो होता है हीट की प्रेजेंस में, उसको हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, उसके बाद वो टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसे ही क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, उसमें हम क्या करवाते हैं, सनलाइट की हेल्प से क्या हो जाता है, जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और तीसरा आपका बच जाता है इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन इसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम इसको एनर्जी देते हैं और कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है डिकम्पोजिशन इज लाइट की जैसे, यानी कि फोटोलाइटिक भी इसका यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दे सकता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आपका हो जाता है AgBr गिव राइज टू Ag + Br2। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं कि जब भी हम क्या करते हैं सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये आपकी एक्टिविटी भी देखने को आपको मिली है चैप्टर 1 में। सनलाइट में जब भी हम इसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज होता है। इसका पहले क्या था, व्हाइट कलर था, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बाकी सभी के बारे में देखें कि जो आपका पहला है
पहले में क्या होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का आपका एग्जाम्पल हो जाता है, पहले वाला थर्मल डिकम्पोजिशन का है। और जो आपका दूसरा है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का कोई एक और एग्जाम्पल बता सकते हो आप? सोचिए, एक और एग्जाम्पल है NaCl को जब भी हम डिकम्पोज करवाते हैं Na+Cl2 में टूट जाता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है। और ये CaCO3 ये भी क्या है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है A metal and non-metal that exist in liquid state at room temperature। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में बोर्ड में देखने को मिला हुआ है ये। ठीक है, देखिए क्या है, ये मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन है। जो एक मेटल होती है ओनली जो आपके उसमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है, जो क्या होती है, जो थर्मामीटर में भी यूज होती है, वो होती है मरकरी। और दूसरी एक इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो आपको किस में देखने को मिलती है, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है, वो होती है ब्रोमाइन। अब आप कंफ्यूज मत होना, देखिए आप बोलोगे कि पहला और थर्ड ऑप्शन आपका सेम है, ब्रोमाइन एंड मरकरी, मरकरी एंड ब्रोमाइन, बस उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपका जो आपका मरकरी एंड आयोडीन और आयोडीन एंड मरकरी, बी और डी ऑप्शन सेम है। पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले नंबर पे क्या पूछा, मेटल, मेटल कौन सा है, मरकरी मेटल है। और नॉन मेटल कौन सा है, नॉन मेटल ब्रोमाइन है। इसी वजह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ये ऑप्शन कर देंगे ए तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे इन्होंने मेटल के बारे में पूछा हुआ है और नॉन मेटल आपका ब्रोमाइन है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आपका सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे पूछा गया कि कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है, जो आपका हम करके आ चुके हैं कि हमें पता है कि कार्बन जो कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बनते हैं। और क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में शेयरिंग की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसफर से बनते हैं, ये हमने मेटल नॉन मेटल के जब एमसीक्यू कर रहे थे वहां पे भी हमने डिस्कस किया था ये चीज, कि जब भी जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो बनते हैं आयनिक कंपाउंड। और वहां पे उनका बॉन्ड होता है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से बना, बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उनको हम इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और एक दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, आपको पता है कि नॉन मेटल के कंपाउंड है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिर्फ यहाँ पे कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी सारे कार्बन के कंपाउंड क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप देख लो क्या पूछा गया है। पहले मैंने कार्बन के बारे में सारी बातें बता दी है, फिर आपको करने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्या पूछा है, द करेक्ट स्टेटमेंट। और बार बार मैं यही चीजें बोलती हूँ आपको कि जब भी करेक्ट, इनकरेक्ट, नोट और मतलब राइट के बारे में पूछा गया है तो आप पेपर में उसको अंडरलाइन जरूर कर लोगे। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देते टाइम कि इनकरेक्ट था, करेक्ट था, जल्दबाजी में याद नहीं रहता, हम करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट पे लगा देते हैं, नोट करेक्ट पूछा है तो करेक्ट पे लगा देते हैं। तो ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा पेपर में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो। देखिए हम देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कार्बन के कंपाउंड, नहीं होते। बैड कंडक्टर होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो आयनिक में होता है, ये क्या है, कोवेलेंट है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, कार्बन के कंपाउंड में होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी एंड फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ कौन से में है, सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फॉलोइंग कंपाउंड को कंसीडर करना है, जैसे आयरन सल्फेट दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे कुछ कंपाउंड हमें गिवन है। पूछा क्या गया है, कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैक्सिमम के बारे में पूछा गया है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूजन ना हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा गया है। क्या होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको पता है कि जब भी किसी कंपाउंड के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं तो वो उसको कलर वगैरह देने में काम आते हैं, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किस में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, कई बार क्या पता मिनिमम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन सल्फेट होता है इसमें 7H2O इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। आयरन सल्फेट होता है यहाँ पे 5H2O मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। और कैल्शियम सल्फेट में आपको पता है कि ये आपका जिप्सम होता है, यहाँ पे 2H2O जुड़ा होता है। और जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ 10H2O जुड़ा होता है, ये आपका वॉशिंग सोडा है। ये सारी चीजें आपको पता है, तो मैक्सिमम आप खुद ही बता दोगे 10H2O जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
मिनिमम पूछा जाए तो आप कर दोगे कैल्शियम सल्फेट। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका में क्या हो जाएगा, Na2CO3। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये बार बार ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि जो जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि MnO2 plus 4HCl give rise to MnCl2 plus H2O plus Cl2। बार बार ये रिएक्शन आती है, जैसे पहले चैप्टर में भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्शन दी हुई है। पूछा क्या हुआ, रिएक्शन गिव अबव इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, ऊपर वाली रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला गया है। क्यों? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हों एक ही रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए हम देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए सबसे पहले आपको क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है कि जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, जब रिमूवल हो किसका, ऑक्सीजन का, और एडिशन हो किसका, हाइड्रोजन का, तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है। और जिसकी उल्टी होती है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। एग्जांपल आप खुद ही आप ऑप्शन देख के बता दोगे, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। देखिए पहले ही इसके साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है। आगे जब हम देखते हैं तो Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, तो पहले ऑक्सीजन थी बाद में नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रही है ये चीज। और दूसरी चीज इसमें देख लो खुद ही, अभी आपको पता चल जाएगा, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, दोनों इनमें है, ये आपका कट हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, इसमें आपको अगर MnO2 इज रिड्यूस्ड अकेला कर देंगे तो रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन इसने पूछा है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो बताइए दूसरी क्या हो रही होगी, दूसरा आपका यही ऑप्शन बच जाता है। अगर फिर भी हम देख लेते हैं, जो HCl है, HCl में क्या था, अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, H है, और लास्ट में अगर इस साइड हम H को देखते हैं तो क्या है, इसमें ऐड हो गई है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यानी कि HCl जो है, इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में हम पूरे इस को कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ हम बाकी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में हमें सोचना है थोड़ा सा। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम द मदर। पूछा क्या गया है यहाँ पे, देख लेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि सही बात कौन सी है। क्या भाई, एक चीज बताइए, जो मदर है उसमें तो एक्स क्रोमोजोम होते हैं, फादर है उसमें XY क्रोमोजोम होते हैं, तो कुछ भी हो जाए जो मदर से है वो तो एक्स ही क्रोमोजोम जाएगा, Y क्रोमोजोम नहीं जा सकता। तो मदर है वो बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन में कभी भी हेल्प नहीं कर सकते इसकी तरफ से, क्योंकि क्रोमोजोम सिर्फ एक ही जाता है, X क्रोमोजोम जाता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। दूसरा देखिए, सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम फादर। फादर से क्या इनहेरिट करता है, X इनहेरिट करेगा तो फीमेल बन जाएगा, Y इनहेरिट करेगा तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो फादर से है वो, इसका मतलब फादर है, सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए चाइल्ड इज मोर, मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। ये बात तो बिल्कुल गलत है। 50-50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम देख लेते हैं। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ये बोला गया है कि जो सेक्स डिटरमिनेशन है चाइल्ड का वो उसी टाइम पे हो जाता है जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब फ्यूज हो गया स्पर्म विद एग, उसी टाइम पे पता चल जाएगा स्पर्म में वाई सेल, यहाँ पे वाई क्रोमोजोम आया है, वाई गैमेट आया है या एक्स गैमेट आया है, उसी टाइम पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए, क्रोमोजोम के बारे में पूछा गया है कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, देखिए आप बता दोगे। कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब हमें पता है कि जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। अब क्या है, जीन्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, डीएनए में। डीएनए कहाँ होते हैं, क्रोमोजोम में। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोजोम क्या है, ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोजोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो
बाद में मियोसिस और मिटोसिस के टाइम पे क्या हो जाते हैं, जब भी सेल डिवीजन यानी कि होता है वो टूट जाते हैं टुकड़ों में, ठीक है, एक्स 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 वाई वहां पे बन जाते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन के क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, कभी भी पेयर में क्रोमोजोम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं लाई करेंगे, सिंगल ही लाई करेगा, ठीक है। उसमें गैमेट दो होते हैं, यानी कि दो गैमेट मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम बनाते हैं, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन, तो अब ये सी भी आपका गलत हो जाएगा। आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सही बात है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन नर्व सेल के अंदर द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज, जो नर्व सेल होती है उसमें क्या होता है, जो हमें पता है कि जब भी क्या होता है, बाहर से स्टिमुलस, बाहर की इन्वायरमेंट से हम इंफॉर्मेशन अंदर लेके जाते हैं रिसेप्टर के थ्रू, तो हम केमिकल की फॉर्म में लेके जाते हैं, और केमिकल को फिर इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है, डेंड्राइट बदलता है। फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी उसमें नर्व सेल में न्यूरॉन में ट्रांसफर होते रहते हैं थ्रू एक्सोन, एक्सोन के होते हुए क्या जाते हैं, नर्व एंडिंग में जाते हैं, और नर्व एंडिंग के बाद जब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है तो वहां पे उसको केमिकल सिग्नल में बदलना पड़ता है। तो ठीक है, वहां पे आपके नर्व एंडिंग पे क्या, यहाँ पे किस में बदलते हैं, केमिकल में बदलते हैं, वहां पे न्यूरो होते हैं जो किस में बदलेंगे, केमिकल में उसको बदल देंगे। लेकिन क्या है, उसको किस वजह से, साइनेप्स में क्या होते हैं, वो केमिकल सिग्नल में होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल में। डेंड्राइट में तो हो नहीं सकते, डेंड्राइट में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। एक्सोन क्या होता है, एक्सोन सिर्फ पास करवाने का काम करता है नर्व एंडिंग तक डेंड्राइट से लेके इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। अगर ये सेल बॉडी भी नहीं हो सकता, वो तो न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, किस्म से सेल बॉडी बोलते हैं, तो उस वो भी आपका नहीं हो सकता। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसका आंसर हो सकता है, इसको ही हम साइनेप्स भी बोल सकते हैं। और अगर नर्व एंडिंग यहाँ पे दिया होता तो नर्व एंडिंग हम उसको प्रेफर करते हो ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से कर लेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले एमसीक्यूज के साथ।